दरअसल सरकार के एजेंडे की बात हम बहुत कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि हम आखिरी तौर पर जाने कि जो कुछ हुआ है, क्योंकि आधा हुआ है आधा बाकी है, तो किस मुकाम पर हम खड़े हैं उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। दरअसल ये इत्तेफाक ही है, लेकिन अब 1 महीना पूरा हो रहा है, एनिवर्सरी हो रही है नोटबंदी की, और उस मौके पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपके मंत्रालय की तो बात होगी, लेकिन सरकार की नोटबंदी जो है 1 महीने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं इसको लेकर? आप सफल मान रहे हैं? आप लोगों की मुश्किलों को देखकर कुछ कमी मान रहे हैं, या फिर एक मुहिम के तौर पर जो शुरू किया गया था इसे पूरी तरीके से उस पर खरा? देखिए, मैं जब पार्टी का प्रेसिडेंट था तो लगभग इसी लाइन पर काले धन के खिलाफ हमने एक ग्रुप तैयार किया था, और उस समय हम लोग ये कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है हमारी सरकार का और प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय देश के भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म पर बहुत सक्सेसफुल, यशस्वी ऐसा निर्णय है। एक बात जरूर है कि इस निर्णय में हमने बहुत बड़ा निर्णय किया है, और ये जो स्ट्रगल है शुरुआत के समय में है, इसमें निश्चित रूप से आने वाले महीने भर में मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और एक बात मैं आपको बताता हूं, जो 1-1 किलोमीटर लाइन में खड़ा रहता है, जिसको तकलीफ होती है, उसके पास आपके ही मीडिया के लोग जाते हैं तो बोलता है मुझे तकलीफ हो रही है पर मैं खुश हूं, अच्छा निर्णय हुआ है। तो हिंदुस्तान के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय है, और निश्चित रूप से इसके कारण हमारी इकोनॉमी और मजबूत बनेगी। शुरुआत की जो स्टार्टिंग ट्रबल है, ये मुझे लगता है आने वाले 1 महीने भर में निकल जाएगी। क्या गुंजाइश थी कुछ बेहतर प्लानिंग की? देखिए, ये बात लोग भी समझ रहे हैं कि अगर अचानक प्रहार नहीं किया जाता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच निकलते, अपना काला धन बचा सकते थे, इसीलिए वो फौरी प्रहार जरूरी था। लेकिन क्या कोई भी गुंजाइश थी कि थोड़ी सी सुविधा लोगों को हो जाती? ऐसा कभी नहीं होता। सीक्रेसी अगर रखनी है, अगर हम लोग पहले जाहिर कर देते और सबको पता चल जाता तो ये आरोप होता कि इन्होंने काले धन वालों को अलर्ट कर दिया और ये निर्णय बताकर, ताकि उनको वाइट करने के लिए समय दिया, ये इन्होंने गलत किया। और इसलिए इस निर्णय में बहुत सीक्रेसी थी। प्रधानमंत्री जी को ऊपर इसका टेंशन था, और ये जो टीम काम कर रही थी उन्होंने इस सीक्रेसी को मेंटेन किया। देश के हित में ये सीक्रेसी आवश्यक थी, और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीक्रेसी में करते हुए निश्चित रूप से देश का फायदा हुआ है, समाज का फायदा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ है। अभी आज मैं देख रहा था कि नैनीताल में कोई नाले में नोट मिल रहे थे, बहते हुए आ रहे थे। तो ये स्वाभाविक रूप से ये सीक्रेसी अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है मुश्किल जाते हैं। जब हम सब ने टीवी पर हम ब्रेक करने वाले थे न्यूज, और हमें सिर्फ इतना पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम एक संबोधन देने वाले हैं, कुछ बोलने वाले हैं। बहुत सारी अटकलें थी, सभी चैनल, अखबार सब सोच रहे थे क्या होगा। लोग तो सिर्फ ये देख रहे थे फ्लैशेस की प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे कुछ देर में। आपको जब पहली बार जब आपने सुना कि ये हो रहा है? नहीं, ऐसा है कि हमें भी वो आश्चर्य था। प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ सिंह बैठते, उसके बाद अरुण जी थे, उसके बाद मैं बैठा था, और उस दिन एजेंडा में केवल एमओयू की बात हो रही थी सब, और एजेंडे पे भी नहीं था। नहीं, जो कैबिनेट का जो एजेंडा था उसमें एमओयू बहुत थी, लिस्ट बड़ी थी, इस देश के साथ ये एमओयू, इस देश के साथ एमओयू, वो सब 10 मिनट में हो गया। तो राजनाथ सिंह जी अरुण जी को पूछ रहे थे कि आज मीटिंग और क्या है तब उन्होंने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया, तब हमको ध्यान में आया कि इस मीटिंग का इंपॉर्टेंस है, ये कुछ अलग होने जा रहा है। क्योंकि उस दिन कैबिनेट में जो देश के नाम से जो संदेश प्रधानमंत्री देने वाले थे, उसमें कुछ टेक्निकल खराबी थी, तो उनको थोड़ी देरी हुई। तो हम लोग थोड़ा सा इंप्रेशन से कहाँ गए, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे, तो पता चला कि आज कोई मेजर डिसीजन हो रहा है, अंदाज सबका है। तो सचमुच में पता बहुत कम लोगों को पता था? नहीं, इसमें मैं ये मानता हूं कि देश के प्रमुख के नाते ऐसे देश के भविष्य के ऊपर दूरगामी परिणाम करने वाले निर्णय जब होते हैं तो उसमें बहुत सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उस बात की चिंता की, ताकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ी भी बात ओपन हो जाती तो मुझे लगता है कि तकलीफ होती है। और एक अच्छी बात हुई, उन्होंने
उसी दिन मिलिट्री के तीनों जनरल्स को बुलाया। वही तो, उसीलिए तो सबसे ज्यादा स्पेक्यूलेशन हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि कोई पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ है क्या, ऐसा एक संदेश सबको लग रहा था। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वो छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कहानी है कि जब वो शाइस्ते खान पूना में आए थे तो उन्होंने बैलों को ऊपर वो मशाल लगा के दी और एक रोड पर वो चलने लगे अंधेरे में। तो शाइस्तान को उनको जब उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया उसके बाद वो भाग गए। तो मुगल सैनिकों को लगा कि ये जो दिख रहे हैं प्रकाश दिख रहा है यही है, तो उधर दौड़े गए। काफी दूर जाने के बाद पता चला वो बैल थे। तो वैसे ये कातरज का घाट हमारे यहाँ कहावत है। तो ये एक प्रकार से ये ऐसी था कि लोगों के इसमें लगा कि ये इसकी किसी को कल्पना नहीं आई और यह सीक्रेसी देश के हित में बहुत इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। अच्छा, फिर ये बताइए कि जो विरोधी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बाकी को नहीं पता था लेकिन बीजेपी को पता था, बीजेपी को पता था और इस वजह से कुछ ऐसे लैंड डील्स हुए, कुछ ऐसे पैसे को ठिकाने लगाया गया जो कि जिसकी वजह से बीजेपी अब चिंतित नहीं है कि चुनाव होने वाले हैं राज्यों में तो हम क्या करेंगे, बाकी पार्टियां चिंतित। देखिए ये फालतू बातें हैं। मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूं, 3 साल मैंने बीजेपी का फाइनेंस देखा है और मुझे पूरी तरह से पता है और जो लोग मुझे जानते हैं मैं विश्वास के साथ बताता हूं, ना बीजेपी को मालूम था ना कुछ मालूम था। जो समस्याएं लोगों को आई वो बीजेपी के स्टेट यूनिट्स को भी आई है, सेंट्रल यूनिट को भी आई है। हमने किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं हुआ था, किसी को कहा नहीं गया और बीजेपी के किसी नेता का कोई लैंड डीलिंग से कोई संबंध नहीं। बीजेपी एक मास पार्टी है, सभी लोग आते हैं। अब हमारे पास एयरपोर्ट पे बैठे हुए लोग 10 फोटो निकालते हैं, उतरते समय आके निकालते हैं। हम किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग पब्लिक लीडर हैं। अब उसमें से किसी का फोटो दिखा देते हैं, कुछ चला देते हैं, पर बाय एंड लार्ज प्रधानमंत्री जी ने निर्णय करते हुए किसी का फेवर नहीं किया, हमारे सरकार ने किसी का फेवर नहीं किया। हम किसी भी बात में इस प्रकार से कहीं लिप्त नहीं है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी सीक्रेसी के साथ देश के हित में ये निर्णय किया है। हमारे इंटेंशंस पर और हमारे इस पर इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना ये विपक्ष का अधिकार है, पर मैं ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई नहीं हुआ। आम लोगों की परेशानी ज्यादा लग रही है या राजनेताओं की? देखिए जो नंबर 2 का काम करते हैं वो परेशान होंगे ही। तो जो इस बात पर हंगामा कर रहा है वो सब नंबर 2 का काम कर रहा है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अब किसी के पास 50 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट करके रखे, कोई बोलते 800 करोड़ थे। जो ऐसे नेता है जिन्होंने रिजर्व में रखे थे, बैंक में भी नहीं रख सकते थे, उनकी चिंता होना स्वाभाविक है। पर जिन्होंने रखा नहीं, जिनको किसी की चिंता नहीं, वो क्यों चिंता करे इस बात की? ममता जी को तो बगावत तक की चिंता हो गई उनके खिलाफ, क्योंकि वो इतना प्रबल आवाज उठा रही थी सरकार के खिलाफ। कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की विशेषता है कि दोष नेताओं का नहीं है, दोष खुर्चियों का है। और विपक्ष के खुर्ची पर जो बैठता है उसकी सोचने का तरीका वैसे ही होता है, चाहे कोई भी बैठे। अगर आपने कहा कि ये सूरज है तो वो खुर्ची पर बैठो, तुम गलत बोल रही, ये चांद है। आपने कहा ये चांद है तो वो खुर्ची पर बैठो, ना गलत बोल रही, ये सूरज है। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेसी। कुछ भी करो तो भी कोई ऐसा होता नहीं कि भी अच्छा काम किया। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो राजनीति में उसका विचार न करते हुए अच्छी बात को अच्छा कहते हैं और बुरी बात को बुरा कहते हैं। दुर्भाग्य से अब हिंदुस्तान की राजनीति तो ऐसी रही नहीं है। और जिनको अपने दुकानें चलाने, अगर वो हमारी तारीफ करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, तो उनके दुकान कैसे चलेंगे? उनको कौन पूछेगा? तो उनको तो हमको विरोध करना ही पड़ेगा, तो वो करेंगे। काले धन पर प्रहार था, राजनीतिक फैसला है या नहीं, ये सारी चीजें शायद राजनीति के दायरे में इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसका राजनीतिक असर होगा, और होगा तो क्या सकारात्मक होगा? चुनाव होने वाले हैं, लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ा है, अभी तक समस्या हल नहीं हुई है। क्या वो जो एक जन आंदोलन अभी दिख रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि तकलीफ है लेकिन अच्छे काम के लिए हम तैयार हैं, अगर वो तकलीफ में बदलेगा तो इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है, या वो जन आंदोलन आपके समर्थन में आपको उन चुनावों में फायदा पहुंचाए? देखिए, एक बात सच है कि मोदी जी है, मैं हूं, हम राजनीति में बहुत ज्यादा क्या नफा है क्या नुकसान है इसका विचार नहीं करते। हमने अपने जीवन के अनेक साल अपोजिशन पार्टी में हमारे गए हैं। कितनी केसेस हुई, कितनी लाठियां खाई है, कितने बार जेल में गए हैं। हमको सत्ता मिली, यही हमको कैसे तो भी लगता है, क्योंकि हम लोग यही करते आए थे। मोर्चे निकालना, काले झंडे दिखाना, अंदर होना, यही करते आते थे।
और इसलिए हमने कभी ये चिंता नहीं की और मैं ये मानता हूं कि इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अगर देश का हित है, गरीब का हित है तो निर्णय करने चाहिए। और कोई अगर सत्ता में नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे तो क्या मर जाते क्या? पर देश के हित में हम निर्णय करेंगे। अगर फायदा होता है तो ठीक है, नुकसान होगा, हमारा इंटेंशन यही होगा कि देश के हित है ना, करो। और मुझे लगता है यही सोच पार्टी में बाय एंड लार्ज है और हम इसकी चिंता नहीं। पर एक बात आपको बताऊं, ये जब उसमें महाराष्ट्र में विशेष रूप से हमारे इसमें चुनाव हो गए नगर परिषदों के, और मेरे क्षेत्र में विदर्भ में हुए जहां से मैं हूं, आप ताज्जुब करोगे, विदर्भ कांग्रेस का गढ़ था एक समय। अब 100 वर्धा जिला है, उसका नाम है गांधी जिला, और उसमें कभी हम नहीं जीतते थे। वो कांग्रेस का ऐसा गढ़ था कि सेवाग्राम और सब वहीं था। वहां नगर परिषद 7 थी, 7 की 7 हम जीत गए। चुनाव के पहले मैं कहता था कि 2 या 3 में जीतेंगे, कोई नहीं कहता 7 में जीते, पूरी जीते। और हम लोग इस बार महाराष्ट्र में पहले नंबर पर पहुंच गए। तो मुझे लगता है इस निर्णय के कारण पॉलिटिकली लोग हमारे विरोध में गए हैं, ऐसा तो भी चुनाव से नहीं लगता। लेकिन ये भी देखिए कि वो नोटबंदी के शुरुआती दिन थे जब लोगों में वो उत्साह ज्यादा था। जैसे जैसे ज्यादा दिनों तक कतारों की जो लंबाई है वो उतनी ही रहेगी। देखिए, ये अभी भी लोगों के पास अभी पेट्रोल पंप शुरू हुए हैं, हमारा टोल शुरू हुआ। अब मैं नागपुर में नहीं था, पर मैं लगातार टच में था कि टोल की स्थिति कैसी है। मुझे टेंशन था। अब टोल नॉर्मलाइज हो गए, लोग पैसे दे रहे हैं, हमने वहां एटीएम रखे हैं, लोगों को तकलीफ नहीं है। जो हमको भी लग रहा था कि ये स्मूथली होता कि नहीं होता। पेट्रोल पंप पे अब लोग पैसे देने लगे, स्मूथ हो गया। देखिए, थोड़ा सा देर लगेगा, पर ये सिस्टम चेंज होगी और आम आदमी की तकलीफ जो कल थी वो आज नहीं है, आज है वो आगे नहीं रहेगी। और मुझे लगता है मैक्सिमम 1 महीने के अंदर इसमें काफी बातों में सुधार हो जाएगा, लोगों की तकलीफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अर्थशास्त्री बहुत सारे समस्याएं बता रहे थे कि जो विकास दर है उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। आपसे बेहतर कौन समझेगा उद्योग को? एक तो सच है कि एक समय तक हमने इतने बड़े प्रमाण पर पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी और लोग कैश में डीलिंग कर रहे थे। अगर हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, क्या हम जा रहे हैं वाकई? क्या 100% जा रहे हैं। और आप एक टाइम लिमिट देख रहे हैं, टाइम फ्रेम देख रहे हैं? देखिए, आपको एक बात बता दो, हमने एक फास्ट ट्रैक शुरू किया है। ये कार पर या ट्रक पर अभी रेडीमेड नई गाड़ी पे भी आता है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक सबको लेकर हमने वो चालू किया है। अब उसको इतना बड़े प्रमाण पर लोगों ने खरीद लिया। अभी आज पेट्रोलियम मिनिस्टर हम कॉन्फ्रेंस में थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि जो कैश ट्रांजैक्शन था उसके बजाय वो जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर और डेबिट कार्ड के ऊपर या जो अलग अलग प्रकार के जो कार्ड्स है उसके ऊपर का 6 गुना बढ़ा है। तो ये कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अब ये सच है कि लोग चाय पीने के लिए भी यहां भी जाए तब अब कार्ड का यूज करने लगे हैं। मैं आपको एक मेरी घटना बताता हूं। मैं हवाई जहाज में जा रहा था जिस दिन ये निर्णय हुआ, और मैं प्लेन में था तो नींद आ रही थी, तो मैंने पहले जो फ्री मिलता है वो ले लिया। फिर मुझे चाय पीना था, उसे लगा कि नींद आ रही है, तो मैंने उसको पूछा, जेब पीछे से जेब से पॉकेट निकाला तो मेरे पास 10,000 रुपए थे, पुराने थे, दूसरे दिन की बात थी ये। तो मैंने वो एयर होस्टेस को पूछा कि तुमको पुराने नोट चलेगी? बोले नहीं साहब, अभी नहीं चले, आपने ही निर्णय किया है। तो मेरे पास 3 कार्ड थे, मैं कभी कार्ड यूज ही नहीं करता था। तो मैंने तुरंत एक कार्ड निकालकर उसको पहले पूछा कि ये चला के देखो, ये चलता है क्या? तो उसने चला के देखा, चलता है। बोलो फिर मुझे चाय दो। अब मैं भी कार्ड जो जनरली तो कभी अभी मैं भी अभी यूज करने लगा। तो ये क्या है कि शुरुआत के समय का ये थोड़ा सा स्टार्टिंग ट्रबल है, पर अब धीरे धीरे सब लोग इसमें आ रहे हैं और बैंकों में इसमें आ रही है। और ये जो कैशलेस इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल करेंसी है, ये मुझे लगता है देश के लिए बहुत अच्छा है। स्पेन में 98% ऐसा है, हमारे देश में ये 60%, 70% भी हुआ तो भी बहुत बड़ी बात है और इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। ट्विटर अकाउंट हैक हुआ तो कहा गया कि एक अकाउंट का तो सेफ्टी के बारे में कोई कह नहीं सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ इंटरनेट के जरिए होगा, वहां अगर इस पैमाने पर शुरू हो जाए? देखिए, हर चीज का कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। हम नेशनल हाईवे पे स्पीड से चलते हैं, गाड़ियां चलती है, एक्सीडेंट होते हैं, नहीं होने चाहिए। पर एक्सीडेंट होते हैं इसलिए कोई गाड़ी खरीदना बंद करता है क्या?
रेलवे का एक्सीडेंट होता है, एयरपोर्ट प्लेन का एक्सीडेंट होता है, कोई प्लेन में जाना या रेलवे में जाना बंद करता है क्या? देखिए, हर चीज के कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। सरकार का काम यह है कि प्लस को बढ़ाना चाहिए और जो माइनस है उसको कम करना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं के बराबर रखना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग एक के पीछे एक लगातार सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है सिस्टम को लीक प्रूफ करना, फुल्ली ट्रांसपेरेंट करना और उसके साथ कोई अगर उसमें दोष होंगे तो उसको सुधार करना, ये करना ही पड़ेगा। कुछ चुनिंदा बिजनेस हाउसेस को फायदा पहुंचाने की बात भी कही गई, आरोप दिया गया। ये तो बहुत बार होता है। मैं केरल में गया था एक बार, वहां एक विंजिंगम पोर्ट बन रहा है, उसका टेंडर निकला था तो वो अडानी को मिला था। तो वहां बहुत चर्चा हो रही थी कि ये अडानी का, इनका है, उनका। मैंने साहब वहां कहा मत दो, रिजेक्ट कर दो टेंडर। तुमको बनाना है तो पोर्ट बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। मैं तो कोलाचल में दूसरा पोर्ट, बेजर पोर्ट बना रहा हूं। मेरी बात का इतना परिणाम हुआ कि सब पार्टियां एक हो गई केरल की, कम्युनिस्ट कांग्रेस से लेकर। उन्होंने कहा अडानी को बुलाओ टेंडर फाइनल करो, और सबने फाइनल करके उसको अलॉट किया, क्योंकि कोई करने वाला ही नहीं था। हमको कोई लेना देना नहीं अडानी से और किसी उद्योगपति से। ये क्या होता है, जिनको कोई काम नहीं है और जिनको रात की चर्चाएं चलानी है, उनके लिए ये विषय बनते रहते हैं। तो कोई पूर्णली ट्रांसपेरेंट है गवर्नमेंट। वी डोंट वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्रियलिस्ट। हम बिल्कुल साफ है, हमारी पॉलिसी साफ है। और अगर हित सोचना है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं और मैं भी हर बार हम यही कहते हैं कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान। हमारी पार्टी इस बार गरीब कल्याण वर्ष मना रही है और हमारी अंत्योदय का जो सोशल इकोनॉमिक थिंकिंग है वो ये है कि लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको सामने रखकर हम काम करेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है, हम अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। जिसको अच्छा लगेगा वो सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा तो उसके विरोध के बावजूद हम आगे जाते रहेंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स देने थे सबको पार्टी में। हाँ, पार्टी के सभी लोगों को देने थे बैंक अकाउंट डिटेल्स। सब गलत बात है ये। पार्टी अध्यक्ष को नहीं देना था। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं वो तो दे रहे हैं, दे रहे हैं ना? हाँ, आपने दे दिया अपना? बिल्कुल। देखो, मुझे किसी का डर नहीं है, ना मैं कभी डरता हूं। मैं तो इसमें गया हूं। मैं जब अपोजिशन में था तो यूपीए की सरकार थी, इनकम टैक्स वालों ने मेरे को जंग पछाड़ा और आखिरी में राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन में मेरे को पत्र दिया कि आपका किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कोई चिंता नहीं है। हम खुले आह्वान करते हैं, जब हम गलत करते ही नहीं है और हमने गलत काम किया ही नहीं है और हमारे पास कोई नंबर 2 का पैसा नहीं है, तो हम दुनिया के किसी ताकत से डरते नहीं है। हम बिल्कुल साफ है और हमें कोई चिंता नहीं इस बात की। और जिसको चाहे वो हमारी स्क्रूटनी करें और हमारी एक भी बात मिले तो आप ब्रेकिंग न्यूज चला दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए हमारे पार्टी में ऐसे कोई नहीं है। और अगर कोई हो गए तो ओपन हो जाएंगे। अभी आप सबके, हमारे नेताओं के अकाउंट पर आप भी पत्रकारों को काम में लगा दो कि किसके कितने अकाउंट है, क्या क्या होगा तो लगा दो, उसको एक्सपोज करो। चुनौती आप पहले भी दे चुके हैं। ये बताइए कि एक और जो सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि मोदी जी कहते थे कि हम बाहर जो काला धन असली है वो विदेशों में जमा है, तो वो लाने की जो प्रक्रिया है, अब इसमें एक नेचुरल प्रोग्रेशन हम देखें कि यहां पर उन्हीं काले धन पर प्रहार हुआ है, अब अगला लॉजिकल कदम वहीं जा रहा है। देखिए, एक इफेक्ट है, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। अब सब बिजनेस वाले, ट्रेडर सब एक दूसरे को कह रहे बाबा कम काम करना पर नंबर 1 में करना, नंबर 2 के लफड़े में मत पड़ो। और ये बात इतनी बड़े प्रमाण, क्योंकि आपको पता नहीं, आप तो कुछ तकलीफ नहीं देते। ये जो इंस्पेक्टर राज वाले जो इंस्पेक्टर है, ये सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। आप नंबर 2 में कहीं अगर आपने कुछ पैसा बचा भी लिया तो भी ये लोगों को पता चलता है, तो उसमें एक एक जन जो वसूली करके तकलीफ देता है वो बहुत ज्यादा है। तो अब सब लोग कह रहे हैं कि जो करना है वो सीधा आप नंबर 1 में करो, टैक्स पे करो और खत्म करो, ये लफड़ा नहीं होना, अपने घर में कोई नहीं आना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है इसकी। तो धीरे धीरे आम आदमी को यह समझ में आया कि नंबर 2 में काम करने से तकलीफ बढ़ती है, सरकार भी सपोर्ट नहीं कर रही है और जो नियंत्रण रखने वाली यंत्रणा है वो भी तकलीफ देती है। इसके बजाय हम लोग सीधा काम करेंगे। तो 10,000 का घूस लेने के लिए कोई 2,000 रुपए के 5 नोटों से डरेगा? हाँ, 10,000 का घूस लेने वाला 5 2,000 के नोटों से डरेगा? संभव ही नहीं है। अगर वो भी बंद हो जाए। मुझे बताइए, आपको अगर ये किसी को घूस देना है तो पैसे कहां से लाएंगे? आज नहीं, आज से 6 महीने बाद। आप ही कह रहे हैं देखो, आप अभी जैसे अभी हमारे यहाँ मैं रोड कॉन्ट्रैक्ट में हूं, तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्टर मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 रुपए का कोई नहीं लेना देना है।
और इसलिए अभी प्रॉब्लम एक कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बताया, प्रॉब्लम है कि वो बैंक से लोन सैंक्शन होने के बाद उसको कन्वर्ट करके उससे नंबर 2 में निकालकर वो पैसे अगर किसी को देता होगा तो बोले निकाले नहीं पाते बोले। यानी अभी किसी को रिश्वत भी देनी है तो वो देख रहे कि कोई चेक से दे सकते हैं क्या, कोई दूसरे नाम से। यानी लोगों की तकलीफें ऐसी बढ़ी है, उसके बजाय अब करो ही मत ही है। और इसलिए आज आम आदमी देश में उद्योगपतियों की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, बिजनेसमैन की, ट्रेडर की बनी हुई है कि ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर 1 का काम ये अच्छा है, इसी दिशा में जाना चाहिए। और दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब जिस सामान्य स्थिति की बात आप कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी, जब कैश होगा हाथ में वापस, आपको लगता है हिंदुस्तान एक ऐसे वक्त के लिए तैयार है जब उसे कैश हाथ में रखने का मन न करे? क्योंकि जो पुरानी आदतें होती हैं वो आसानी से जाती नहीं है। जब तक जेब में कैश न हो, डर लगता है कि पता नहीं कहीं पर। मैं अभी आपका ही कार्यक्रम में सुन रहा था घर से, तो फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे थे ना कि वो पहाड़ी पर वो नोटें बंडल करके रखते हैं। अब लोग बदल रहे हैं। ये देखो, ये जो ट्रक ड्राइवर है, मेरे डिपार्टमेंट में सब सक्सेस स्टोरी है, पर एक स्टोरी फेल हुई है, एक काम उतना सक्सेस नहीं हुआ। और उसका कारण ये है कि ये जो गाड़ियों पर, मैं चाहता हूं कि हमारे 380 टोल है, इसको अभी हमने पूरे फास्ट ट्रैक पर लिया है। और ये जो बैंक के द्वारा वो जो जैसे मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, वैसे ये फास्ट ट्रैक का स्टिकर चार्ज होता है। अब धीरे धीरे हमको लग रहा था कि नहीं, अब हम 2.5 लाख ट्रक है इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम इन लोगों के पास। तो मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को कहा कि तुम एक ऑर्डर निकालो और हमारे फास्ट ट्रैक के स्टिकर, उन्होंने निकाल दिया। तो एकदम 2.5 लाख ट्रक अभी उसमें आएंगे। फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट को हम कह रहे हैं। अब जो स्कीम हमारी हम लोग बैंक के द्वारा हमको इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ आ रही थी, अब हमारे स्टिकर बेचना शुरू हो गया। और मैं मानता हूं कि इस 6 महीने के अंदर कोई भी ट्रक, कोई भी बस, कोई भी कार टोल नाके पे रुकेगी नहीं। उसको रुकने की जरूरत नहीं, चिल्लर देने की जरूरत नहीं, टोल के पैसे देने की जरूरत नहीं। वो सीधा कैमरा देखेगा, आगे जाओ। तो ये सिस्टम में सुधार। आपको पता है, ये IIM कलकत्ता और TCI ने एक रिसर्च किया और उनने कहा कि टोल पर खड़े होने से हर साल देश के GDP में 1 लाख करोड़ का नुकसान होता है। उसमें 60,000 करोड़ का फ्यूल का, ये उनका रिपोर्ट है IIM कलकत्ता का। वो जब मैंने देखा, अब मुझे बताओ ये पूरे टोल अगर इस प्रकार से हो जाएगा, और मैंने आगे किया है, कहा है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को मेरा प्लेटफॉर्म फुकट में यूज करने के लिए देने के लिए तैयार हूं। और पूरे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सब टोल अगर इस प्रकार से फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगे तो 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ भी बचेंगे तो देश के लिए कितना बड़ा होगा। और आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, दिल्ली से मुंबई 18 टोल है। एक ट्रक को हर टोल पे 10 मिनट रुकना पड़ता है ना, 180 मिनट, यानी 3 घंटे गए। अब वो ट्रक को लगाया, उसको कहीं रुकना ही नहीं है, तो 3 घंटे के बजाय अगर वो 2.5 घंटे भी बचाता है तो उसके बिजनेस में कितना बड़ा फायदा है। फ्यूल कितनी तो गियर बदलता है, धुआं डालता है, ये करता हूं, फ्यूल की बचत, टाइम की बचत। तो जो जो सिस्टम्स है उसके कारण, ट्रांसपेरेंसी के कारण, नए इनोवेशंस के कारण मुझे लगता है जनता का फायदा ही होगा, उनको राहत मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे जो चीजें, इनोवेशंस आते रहेंगे और कैशलेस हम रह सकते हैं। बिल्कुल। हम बटुए में सिर्फ प्लास्टिक मनी रखें, मोबाइल में ई-वॉलेट रखें तो हमारा काम चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है। लेकिन आपने सड़कों पर आप डिस्कशन को ले गए, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। जब सरकार के 2 साल हुए थे तो आपसे मैंने पूछा था दिल्ली की सड़कों का क्या कर रहे हैं आप। यहां पर गाड़ियां शुरू होती हैं, खत्म नहीं होती हैं, जाम का जाम लगा रहता है। आपने कहा था बुनियादी चीजें हैं, इसमें बदलाव आप सोच भी रहे थे, क्या उस दिशा में काम हुआ है? देखिए, मैं दिल्ली वालों को विश्वास देना चाहता हूं कि साधारणतः आज से 6 महीने के अंदर ये दिल्ली का ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास है, जो एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है, इसको हमने 2.5 साल का पीरियड दिया था। और एक मुकरदमा चौक से एक 8 लेन का रोड बना रहे, उसको भी कुछ थोड़ी तकलीफ थी। अब तो आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई कोर्ट स्टे देता है, कोई ये प्रॉब्लम आते हैं, पर सबको सॉल्व किया है। और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि ये 2.5 साल नहीं, ये 400 दिन में करिए। तो मैंने कहा ये संभव नहीं है। तो बोले नितिन जी, आपके मुंह में ये शोभा नहीं, आप कोई भी चैलेंज दो बोल हाँ ही बोलते हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखता हूं। और आपको आज मैं बता रहा हूं
कि जिस दिन काम शुरू हुआ 400 दिन के अंदर ये 12,000 करोड़ के रोड पूरे होंगे। ये पूरा दिल्ली का और इससे दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और 50% पोल्यूशन कम हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जो दिल्ली के बीच में आके एक दूसरे राज्य में जाओ, बाहर के बाहर चला जाएगा। तो एकदम दिल्ली का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आपको राहत मिलेगी। बाकी और भी मैंने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का, हरियाणा सरकार तंग आ गई, काम नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे दिया, हमने लैंड एक्विजिशन का काम शुरू किया। दिल्ली सरकार मदद कर रही है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का भी काम शुरू कर रहे हैं। काफी दिल्ली में हमने चेंजेस किए काफी। ये रोड अभी मैं ट्रैफिक जाम में फंसा था, ये होटल के सामने, इसका भी मैंने किया। वो डिफेंस की जगह भी तोड़ने वाला हूं मैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, रोड को ये मैं 8 लेन करने वाला हूं। तो ये बहुत से का, उसका भी टेंडर के प्रोसेस में आया है। तो दिल्ली में हमने एक काम किया जो मैं आपको बहुत, एक बार इस पर आप जरूर जाइए। हमने ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंटल स्पॉट का नाम ब्लैक स्पॉट रखा है, और हमने एक इंटरनेशनल एजेंसी को लगाकर ब्लैक स्पॉट और ट्रैफिक जाम के स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है, और वो स्पॉट आइडेंटिफाई करके एक्सीडेंट का कारण क्या है और जाम का कारण क्या है ढूंढा है, और दिल्ली का भी सर्वे किया पूरा। अब उसको हम लोग इस समय नेशनल हाईवे में 11,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम 786 स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स एंड एक्सीडेंटल स्पॉट्स इंप्रूव कर रहे हैं। अभी आपका ये रोड है ना, ये मुझे थोड़ा दिल्ली की जानकारी कम है, ये जो गुड़गांव की तरफ जाता है ना, इस रोड पर, ये दिल्ली जयपुर तो ऐसा हालत था कि बंद पड़ा था। अब ये रोड पूरा लगभग पूरा हुआ है, एक आध दो जगह थोड़े ब्रिजेस रहे, थोड़े साइड रोड रहे हैं। इस रोड पर मैंने गवर्नमेंट के पैसे से 4 ब्रिजेस बना रहा हूं मैं। अब मुझे मालूम नहीं, एक सिग्नेचर चौक है, एक हीरो होंडा चौक है, और 2 चौक है, और इस्पो चौक है, और 2 जगह अंडरपास बना रहा हूं। ये अपने डिपार्टमेंट के पैसे से कर रहा हूं। लेकिन आपका जो टारगेट था वो अब पूरा हो पा रहा है? कुछ जो प्रतिदिन कितने किलोमीटर, वो भी शायद अभी 22 पर ही है। देखिए, मैं जब मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे आया थे रोड पर, अब मैंने 40-41 किलोमीटर का टारगेट रखा है, पर अभी हम लोग 26-27 पर है। इस साल मैं मार्च एंड में किसी भी स्थिति में 30 किलोमीटर के ऊपर जाऊंगा। शायद वो 41-42 किलोमीटर का टारगेट। मेरा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये सिस्टम है। ये सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, इनको जल्दी जल्दी काम करने की आदत नहीं है। वो मैंने उनका नाम रखा है जिलेबी कुमार। कोई भी काम को घोटते रहते हैं। मैंने कहा ये धंधा बंद करो, सस्पेंड करूंगा आपको। जो निर्णय करना करो, हाँ या ना कहो। आज करेंगे, फिर कमेटी बिठाएंगे, कमेटी सोचेगी, फिर धकाना। कमेटी कोई निर्णय नहीं करती, आप कमेटी बंद करो, नो कमेटी। इफ यू वांट प्रमोशन, यू मस्ट हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजंस। चंद सवाल हम अपने ऑडियंस से लेना चाहेंगे। जी, अशोक जी के पास। जिनको भी सवाल पूछना हो वो हाथ उठा दें ताकि। नितिन जी, आपने इतनी बड़ी बातें की, सड़कों को लेके निर्माण किया, इतने लाख के वो ठेके दे दिए आपने। जब पार्लियामेंट में आप होते हैं, क्वेश्चन होता है आपका, क्वेश्चन आवर होता है, तो उस दिन क्या वजह क्या है कि अपोजिशन वाले मेजे थपथपाते हैं जब आप बोलते हैं खड़े होकर के? जनरली विरोध होता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने खुद देखा अंदर, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में मेज थपथपाते हैं अपोजिशन वाले ज्यादातर। कोई भी काम होता है और जो भी आपके पास आता है, अपोजिशन कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो, सबको आप काम दे देते हैं, क्या वजह है? मैं एक प्रकार से नसीबानों को, मैं जिस स्टेट में जाता हूं, अभी मैं बिहार में था, तो जो तेजस्वी यादव, उन्होंने पब्लिकली कहा कि इन्होंने अभी तक जितना काम नहीं हुआ इतना इन्होंने हमारे लिए किया। केरल में चंडी जी थे, सभी कांग्रेस के किसी भी मुख्यमंत्री, यानी ममता जी भी, सब। तो मैंने एक तय किया कि जो मुख्यमंत्री मेरे पास आता है वो कौन से पार्टी का, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं अधिकारी को कहता हूं जो काम हो सकता है वो करो, डोंट ब्रेक द लॉ पर बेंड द लॉ, और इसका मदद करो। तो जो एमपी आते हैं मैं उनके सब काम करता हूं और सभी पार्टी के लोगों को करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि यहां कोई पॉलिटिकल भेदभाव नहीं होता, और ये मेरा नेचर भी ऐसा ही है। मैं ये ऐसी राजनीति करता रही है, अपोजिशन वाला या अपने पार्टी का, मैं बड़ा अलग स्वभाव का व्यक्ति हूं। इसका मुझे कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान। इसलिए मेरी दोस्ती अभी ऑल अपोजिशन पार्टी से हुई, और वो खुद खड़े होकर मुझे सपोर्ट करते हैं और मदद करते हैं। और मैं कहता हूं मैं बिल्कुल आपका, आप मुझे बताइए। अभी मैं महाराष्ट्र में पंढरपुर और देहू, आळंदी, ऐसे हमारे धार्मिक स्थल है, तो मैंने पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के एमएलए, एमपीज, ऑल पार्टी को बुलाया, प्रेजेंटेशन रखा, और ये 12,000 करोड़ का रोड बना रहा हूं मैं। वो हमारा पालकी मार्ग है, बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स है,
और मैंने सब अजित पवार से लेकर सब पार्टी के उन्होंने जो जो सुझाव अच्छे दिए वो मैंने सब मंजूर किया और मैंने कहा कि ये जो कह रहे हैं ऐसा बनाओ। तो उनको इतना अच्छा लगा कि हमारे सुझाव को सरकार मानती है, और जबकि हम अपोजिशन पार्टी के हैं। अच्छा, आपने बिहार का जिक्र कर दिया इसलिए मुझे अचानक याद आ गया, वापस नोटबंदी की ओर थोड़ा सा लौटूंगी कि आपको उम्मीद थी कि इतने सारी पार्टियों को छोड़कर, यानी कि शिवसेना को भी छोड़कर, एक नीतीश कुमार आपके समर्थन में आवाज देंगे? देखिए, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। यहाँ कंपल्शन था? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। यहां कौन किसका मित्र होता है और क्यों होता है, और कौन किसका विरोधी होता है तो क्यों होता है, इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। सवाल है, ये टोल सिस्टम को पूरी तरह नहीं हटाया जा सकता है? जो बॉट सिस्टम में जो पैसा ट्रांसफर करना होता है कंस्ट्रक्टर को, उसकी कलेक्शन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रैशनलाइज करके टोल के माध्यम से नहीं, किसी और माध्यम से नहीं किया जा सकता? और अगर किया जा सकता है, आप मानते हैं इससे फायदा हो सकता है देश को? आपको अच्छे रोड चाहिए तो मेरे ऊपर नाराज मत होना, बट यू हैव टू पे फॉर इट। सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर हमने टोल कैंसिल किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हमको इसके सिवाय कोई पर्याय नहीं। पर एक छोटी सी बात बताता हूं, जब मुंबई और पुणे के बीच में हमने एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया तो यही सवाल उठा था। तो 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं। अब 2 घंटे में 7 घंटे जो मशीन कम चलता है इंजन, उसमें डीजल की, पेट्रोल की बचत और टाइम की बचत, उसके बदले में आप टोल देते हैं। आप मुझे बताओ, अभी मैं दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, 18 घंटे लगते हैं। मैं आपको 6 घंटे में ले जाने का सपना देख रहा हूं। हाँ, 6 घंटे। अब मुझे बताओ, आपके 12 घंटे बचेंगे तो आपका पेट्रोल डीजल नहीं बचेगा? आपकी बातें सपने जैसी लगती हैं। देखो, एक चीज भी आपको बता देता हूं। मैं मुंबई में था जब वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बनाया। तब लोग मुझे कहते थे कि ये कैसे होगा, पर जो महाराष्ट्र से है, जो मुझे जानते, मुंबई वाले बोलते ये जो बोलेगा वो होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो जो बातें कह रहा हूं वो 100% होगी। उसमें कोई बात ऐसी नहीं होगी जो नहीं होगी। अब कुछ बातें मेरे आधार, कोई अगर ग्रीन जस्ट स्टे दे दे, कोई हाईकोर्ट मेरा काम बंद कर दे, तो मैं मुश्किल है, वो मेरे हाथ में नहीं है। पर बिल्कुल मैं काम पे लगा हूं। मैं ऐसा मंत्री हूं कि वो रात को 9 बजे के बाद अपने ऑफिस से निकलता है, और इसीलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, इसमें एरोगेंस नहीं है कि आप हमारी एक एक बात लिख कर रखो। अब मैं गंगा में गाड़ियां लेके गया तो मेरे सरकार के मंत्री विश्वास नहीं रख रहे हैं, मुझे वाटरवेज के लिए पैसे नहीं दे रहे, बोले संभव नहीं है। मैं कहा मैं करके दिखाऊंगा, होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। हालांकि बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही है।